ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता कालीचरण जी सराफ। कालीचरण जी, लंबा राजनीतिक सफर रहा आपका, 40 साल से आप सक्रिय राजनीति में हैं। राजनीति को क्यों चुना आपने? देखिए, ये जब मैं छात्र जीवन में था उसी समय से एक ये तमन्ना थी कि जनता की सेवा की जाए, और जनता की सेवा के लिए मुझे राजनीतिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगा, इसलिए मैं राजनीति में आया। छात्र राजनीति में मैं कॉमर्स कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया, और उसके बाद बीजेपी में यूथ बीजेपी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसके माध्यम से मैंने युवकों को संगठित करने की कोशिश की, और फिर 85 से मैं अभी एमएलए हूँ, 5 बार अभी विधायक हूँ जी। और मैं संतुष्ट हूँ अपने आप के काम से, क्योंकि जनता सर्टिफिकेट देती है। लगातार एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतना, ये निश्चित रूप से जनता का सर्टिफिकेट है कि हमने जनता की सेवा का काम किया है। बीजेपी क्यों चुना आपने? मैंने जैसे बताया ना कि मैं शुरू में बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और राष्ट्रवादी विचारधारा मेरी भी थी और भारतीय जनता पार्टी की भी थी, इसलिए जनसंघ के समय से, पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें मेरे विचारधारा के सबसे ज़्यादा नज़दीक भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना जी। जयपुर में आप शेखावाटी के रहने वाले हैं, जयपुर को आपने चुना। देखिए, मैं शेखावाटी का रहने वाला जरूर हूँ, पर मेरा जन्म जयपुर में हुआ है, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी जयपुर में हुई है, और मैं बचपन से जयपुर में ही हूँ जी। 51 में मेरी बर्थ हुई, और मैं जयपुर में ही मैं पैदा हुआ, जयपुर में बड़ा हुआ, और जयपुर में मैंने सारा काम किया। पिछली बार के चुनाव आपको ध्यान है, आप भी उस समय उम्मीदवार थे। राजस्थान में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इश्यू रहा। वसुंधरा जी पे आरोप लगे, बदले में इधर से भी बातें हुई सारी, तो वो जो एक दौर था, आपने जो चुनाव लड़ा। पिछली बार का चुनाव राजस्थान का ये दुर्भाग्य कहें या त्रासदी कहें कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी, 2% वोट इधर से उधर होते हैं तो सरकार परिवर्तित हो जाती है। वसुंधरा जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, और जितने आरोप लगे वो फेंक में लगे। अब तो राज कांग्रेस का है, 4 साल हो गए, वसुंधरा जी पे आरोप तो बहुत लगे कि वसुंधरा जी ने ये भ्रष्टाचार किया, ये किया, जांच से किसने रोका? पर आज तक कहीं एक नए पैसे के भ्रष्टाचार के आरोप को ये कांग्रेस की सरकार सिद्ध नहीं कर पाई, और जांच भी नहीं कर पाई। इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और उसको फेंक में लगाना, ये कोई ठीक बात नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे कांग्रेस के लोग केवल आरोप लगाने में तो माहिर हैं, पर जब मौका आता है तो उसकी जांच करने में पीछे हट जाते हैं। आज यदि वसुंधरा जी ने भ्रष्टाचार किया तो किसने रोका? अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बहुत विधानसभा में बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, क्यों नहीं आरोप की जांच कराई? एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। और मैं ये कहूँगा कि वसुंधरा जी के राज में भ्रष्टाचार की बात बिल्कुल बेमानी, बिल्कुल काल्पनिक थी, और वसुंधरा जी के राज में जितने विकास के काम राजस्थान की धरती पर हुए, मैं यदि ये कहूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कभी भी नहीं हुए तो कोई अच्छी शोक्ति नहीं होगी। मैं शिक्षा मंत्री था जी। मैं बताना चाहूँगा कि 5 साल में हमने 50,000 स्कूल राजस्थान में या तो नए खोले या क्रमोन्नत किए। हर 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, हर 2 प्राइमरी स्कूल पर एक मिडिल स्कूल, और हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक सेकेंडरी स्कूल, और 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति। ये मैंने केवल शिक्षा विभाग का आपको थोड़ा सा उदाहरण दिया है। 35,000 पैरा टीचर्स को परमानेंट किया, हमने नियमित किया। और दुर्भाग्य है कि गहलोत साहब की सरकार आने के बाद हर बजट सत्र में गहलोत साहब घोषणा जरूर करते हैं कितने हजार शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, कितने हजार शिक्षकों की नियुक्ति, अभी तक एक शिक्षक की नियुक्ति करने में ये सफल नहीं हुए। और नया स्कूल खोलने का तो सवाल ही नहीं। अनार्थिक बता करके राजस्थान की धरती पर 7,000 से ज्यादा स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति आज नहीं हो सकती। आज शैक्षणिक जगत में अराजकता का माहौल, यानी पूरे राजस्थान में किसी भी मोर्चे पर यह सरकार सफल नहीं रही। अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, तो भाजपा कितनी तैयार है इसके लिए? देखिए, जहां तक इस बार राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो 4 साल जब हो जाते हैं किसी सरकार को, तो लास्ट ईयर में लोग बाग चर्चा करते हैं कि ये सरकार वापस आएगी कि नहीं आएगी। पर इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति सरकार की नहीं हो सकती
कि 2 साल जब इस सरकार को हुए उसके बाद ही लोग बाग कहने लगे कि ये सरकार तो गई, ये तो गई। और कांग्रेस के लोग भी आपस में बातचीत करते हैं, बड़े से बड़े नेता उनके यानी जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगली बार तो आप लोग ही आओगे, हम लोग तो नहीं आएंगे। और जहाँ तक जो अभी सिनेरियो दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर सीटें जीतेगी और वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी। ये कांग्रेस यदि गहलोत साहब भी मुख्यमंत्री रहे तब तक, और भगवान करे यही रहे, तो 25 ज़्यादा सीट नहीं आनी। लेकिन आप ही के पार्टी में आवाज उठती है कि अभी कोई तय नहीं किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी एक मीडिया का एक कपोल कल्पित वो कयास है। नहीं, आपके नेता ही बोलते हैं कि अभी कोई तय नहीं हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि राजस्थान हो या गुजरात हो या हिमाचल हो, जिस पार्टी के लीडर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसका निर्णय 6 महीने पहले होता है। अब आपका नेतृत्व, अब राजस्थान में मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कौन है नेता, स्थापित नेता, स्टेब्लिश लीडर यदि भारतीय जनता पार्टी में है, जो जन जन में लोकप्रिय, जिसको गांव गांव में लोग बाग जानते हैं, वो वसुंधरा जी के अलावा कोई नहीं है। आज हमारे जितने भी नेता हैं ये सब संभागीय स्तर के और जिला स्तरीय नेता हैं। आज यदि राजस्थान प्रादेशिक स्तर का कोई नेता है तो सी इज ओनली वसुंधरा जी, और सी इज ओनली स्टेब्लिश लीडर इन राजस्थान भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से ये कोई प्रश्न ही नहीं है। जिस समय चुनाव का समय आएगा उसके पहले वसुंधरा जी का नेतृत्व घोषित होगा और वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और 1/2 तिहाई से ज्यादा सीटों पर हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी। तो माना जा सकता है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है राजस्थान का वापस। अब ये केंद्रीय नेतृत्व का सोच है कि वो क्या बनाते हैं, पर ये तय है कि अगला चुनाव वसुंधरा जी के नेतृत्व में होगा और 2 तिहाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, कालीचरण जी, आप मालवीय नगर से हैं, अभी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है डिलिमिटेशन के बाद में, आप वहाँ से एमएलए हैं, अगली बार यहीं से लड़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से पार्टी मैं तो यहीं से लड़ना चाहूंगा, पर पार्टी तय करेगी कहाँ से लड़ना है। जी जी, तो वहाँ के मतदाता, बड़ा कड़वा सवाल हो सकता है कि आपको वोट क्यों दें? देखिए, अब ये तो आप एक बार जब जनता में घूमेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कालीचरण सराफ को वोट क्यों दें। जी, विपक्ष में होते हुए मैंने चुनाव में वादा किया था कि दिल्ली रेलवे लाइन और सवाई माधोपुर रेलवे लाइन, इन दोनों पर 7 फाटक है, रेलवे फाटक, इन पर अंडरपास बनवाया जाएगा। तो जब सरकार नहीं आई तो लोगों ने कहा कि भाई अब कहाँ से बनवाओगे, पर जेपी फाटक पर अंडरपास बन गया जी। और सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर कल्याणनगर फाटक का अंडरपास सैंक्शन हो गया, कल्याणनगर का अंडरपास सैंक्शन हो गया, उसके टेंडर हो गए, मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की और वो भी अगले महीने चालू हो जाएंगे। इसी प्रकार से वहां कोई खेलने की जगह नहीं थी महेश नगर में। जेडीए और का कोर्ट में केस चल रहा था, किसी प्राइवेट पार्टी ने केस कर रखा था। हमने जेडीए में अधिकारियों से बातचीत करके वकीलों को सही तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए प्रेरित किया और उसका परिणाम हुआ कि आज वहां फर्स्ट क्लास 55 लाख रुपए की लागत से जेडीए ने और शानदार और जानदार पार्क वहां डेवलप किया है। इसी प्रकार से महेश नगर में कोई शमशान घाट नहीं था, शमशान घाट पर कच्ची बस्ती बसी हुई थी, वहां लोगों ने कब्जा कर रखा था। हमने कहा कि 13 बीघा जमीन पर जो शमशान घाट है उसका हम डेवलपमेंट करवाएंगे। हमारा राज तो नहीं है, पर जेडीए के अधिकारियों से बातचीत करके वहां कच्ची बस्ती को शिफ्ट किया और आज 65 लाख रुपए की लागत से और शानदार वहां शमशान घाट डेवलप हो रहा है। और जहां तक जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, मेरे यहाँ सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी है, इसलिए मैंने ये तय किया कि जो विधायक को उसका पैसा मिलता है गेट्स, उनके सुरक्षा गेट लगाए जाएं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुरक्षा गेट मैंने विधायक कोष से लगवाने का प्रयास किया और उसका ये परिणाम है कि रात को जब लोग सोते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी प्रकार से पानी की समस्या, जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ मैंने ट्यूबवेल लगाए विधायक कोष से और उससे पानी की सप्लाई हुई और जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात करके जहाँ जहाँ बिसलपुर योजना से पानी पहुँच सकता था वहाँ बिसलपुर योजना का पानी मिला। आज यदि मैं ये कहूँ कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के 95% इलाकों में पानी की कोई समस्या नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ तक सड़कों का सवाल है या जो कृषि भूमि में बनी हुई कॉलोनियों का सवाल है,
उनके नियमन की जहाँ तक बात है, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि इस मामले में जितनी सफलता मुझे मिलनी चाहिए थी, कांग्रेस की सरकार होने के कारण आज मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। क्योंकि कांग्रेस का नगर निगम में वार्ड है, और जयपुर शहर की महापौर के बारे में तो मैं जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है, आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक नए पैसे का काम विकास का आज नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी का राज था तो मैंने 300 करोड़ रुपए पुराने जोरी बाजार क्षेत्र में विकास के कामों पर खर्च करवाए थे, और उसी का परिणाम था कि नई कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें आदि जोरी बाजार के वार्ड थे और आधे बनी पार्क के थे, वहाँ भी मैं 17,500 से जीता। और आज जिस प्रकार का जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अब ये तो जनता तय करेगी कितने वोटों से जीता है, पर मैं निश्चित रूप से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता की आकांक्षा मैंने पूरी की है, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा और अच्छे वोटों से जीतूंगा। एक आखिरी सवाल हो रहा है मेरा, आप कितनी सक्रियता रहती है, पारिवारिक जीवन भी है, अपनी खुद की आपकी हॉबीज़ भी हैं, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? अब देखिए, ये तो एक आदत में शुमार हो गया, ये सब काम मैनेज होता है। और अब तो जब जिस दिन ज़्यादा मतलब लोग नहीं आते तो उस दिन ऐसा लगता है कि भाई मामला क्या है, कि भीड़ आज कम क्यों है। तो ये जीवन का अंग बन गई। अब सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक जनता के लोग जिनकी कोई समस्या होती है वो आते हैं, और उनकी समस्या का समाधान करके मुझे संतोष होता है। तो निश्चित रूप से कालीचरण जी यही होना चाहिए, क्योंकि जनता अपेक्षा अपने प्रतिनिधि से रखती है, तभी जनप्रतिनिधि कहलाता है वो। देखिए, मैं तो एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोकल जयपुर में है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और आप आमंत्रित हैं, कभी भी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी इलाके में चले जाएं तो जनता निश्चित रूप से अपने प्रतिनिधि को सराहेगी और यही कहेगी कि भाई जितना काम विपक्ष में होते हुए कर सकते हैं उतना हमने करने का प्रयास किया। तो कालीचरण जी को आपने सुना एक मुलाकात में। समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम यहीं पे इसको विराम देंगे। कालीचरण जी, आपने हर मुद्दे पे बातचीत की, आपसे बातचीत के लिए काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखेंगे। और आप हमारे स्टूडियो आए, एक मुलाकात में इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए मुझे भी इजाज़त। नमस्कार।